सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक 23/9/2020 को हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई कक्षा 10वीं की कार्यपत्रक 35 के बारे में बात करेंगे, उसे समझेंगे। विषय हिंदी है और उप विषय, क्योंकि आज है बुधवार, तो बुधवार को हिंदी के काव्यखंड में से कोई ना कोई उप विषय होता है। तो आज का हमारा उप विषय है अट नहीं रही है कविता। और कविता पर बात करने से पहले इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके बारे में जान लेते हैं कि ये किस तरह का इनका व्यक्तित्व है, क्या इनकी बैकग्राउंड है, ताकि हमें जो कविता मिली है हम उसे और अच्छे से समझ सकें। क्योंकि जब हमें किसी कवि की या लेखक की बैकग्राउंड, उनकी विचारधारा, उनका व्यक्तित्व पता चलता है, तो हमें एक तरह से कविता का जो नज़रिया या किसी कहानी का ये जो नज़रिया है वो एक तरह से विचार पूरा हमें समझ में आ जाता है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल की रचना नहीं हमारे पास। मध्यकाल हमने सूरदास और तुलसीदास को जाना। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग नहीं जानेंगे। हम बात करेंगे छायावाद की, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग के कवि हैं। हाँ जी, तो छायावादी युग के जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 में हुआ। शिक्षा इनकी हाई स्कूल तक हुई है। बाद में हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी का स्वतंत्र अध्ययन किया इन्होंने। इनका जीवन 3 वर्ष की आयु में माता का निधन हुआ। 20 वर्ष का होते होते पिता का निधन हो गया। बाद में पत्नी मनोहरा देवी और बेटी सरोज का निधन हो गया। इनका जो पारिवारिक जीवन है वो एक तरह से दुखों में, संघर्षों में बीता है। इनका साहित्यिक जीवन और आर्थिक परेशानियां भी बहुत रही हैं, और लेकिन इनके बारे में जो एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला और जिस वजह से हम कवि को समझते हैं, पढ़ते हैं, ताकि उससे हमें सीख मिल सके, वो हमें इनके जीवन से ये सीख है। क्या है वो देखते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, क्योंकि इतने सारे संघर्षों का सामना किया है, पारिवारिक जीवन, साहित्यिक जीवन, आर्थिक संकट, इन समस्याओं में भी, परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। और आज चूँकि हम घिरे हुए हैं कोरोना जैसी महामारी से, तो हमें उससे लड़ने के लिए, अपने विचारों को मजबूत करने के लिए इस तरह के व्यक्तित्व को से प्रेरणा लेकर हमें अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। चलिए, कार्यक्षेत्र। यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यथार्थ मतलब जो घटित हो रहा है। और हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद, एक होती है छंदबद्ध रचना और दूसरी होती है मुक्त छंद। छंदबद्ध मतलब छंद कहते हैं एक तरह से, मोटा मोटा में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा गहराई से बात करेंगे तो वो अभी हमारी क्लास में टॉपिक आता भी नहीं है और हम उसे ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। छंद एक तरह से कविता लिखने के नियम होते हैं। छंदबद्ध मतलब उसमें छंदों में बांध कर लिखी गई कविता। मुक्त छंद, छंदों से मुक्त रहकर लिखी गई कविता है। ठीक है, तो छंदबद्ध का अगर उदाहरण देखते हैं तो सूरदास के पद और तुलसीदास के दोहा चौपाई। और मुक्त छंद की जब हम कविता देखते हैं तो अट नहीं रही है जैसी कविता उदाहरण है। ये प्रवर्तक माने जाते हैं, स्टार्ट करने वाले माने जाते हैं और जनक माने जाते हैं मुक्त छंद कविता के तरह से। इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ रचनाएं
जूही की कली, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनकी विशेषता, चित्रण कौशल इनकी विशेषता है। शब्दों के माध्यम से इतना अच्छा चित्र खींच देते हैं कि वो सजीव हो उठ जाता है। आंतरिक भाव हो या बाहरी जगत के दृश्य हो, संगीतात्मक ध्वनियाँ हो या रंग और गंध, सजीव चित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, ये जिस तरह से सुंदर वर्णन करते हैं, एकदम से जीवित हो जाती हैं सभी चीज़ें। और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का इनके ऊपर बहुत प्रभाव है। तभी हमेशा संघर्ष का साहस नहीं गंवाना। हाँ जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे व्यक्तित्व को जानने के बाद अब हम इनके कविता को समझते हैं। हाँ जी, पिछली वर्कशीट में हमने उत्साह कविता को समझा और आज की जो कविता है वो है अट नहीं रही है। ये कविता में फाल्गुन के महीने में वसंत ऋतु जो आती है, ये उसकी सुंदरता का वर्णन कर रही है। यहाँ कवि कह रहा है अट नहीं रही है, मतलब समा नहीं पा रही है आभा फागुन की तरह। फागुन महीने में वसंत ऋतु की जो सुंदरता है वो इतनी अधिक है कि वो धरती में, धरा में या प्रकृति में समा नहीं पा रही है। बहुत ज़्यादा है सुंदरता, और इतनी सुंदर है कि ऐसा लग रहा है कि कोई नववधू है और वो सज धज कर तैयार है और सभी उसके आगमन से उसका स्वागत करने के लिए सब आ गए हैं। रंग बिरंगे फूलों से पेड़ पौधे सब लदे हुए हैं और जैसे ही हवा चलती है वैसे ही ऐसा लगता है कि सारे जो पौधे हैं, उनके जो फूल हैं, उनकी ऐसा लगता है कि जैसे वो हवा के चलने से उनकी सांस, उनकी महक हर एक घर में भर जाती है, क्योंकि हर जगह हरियाली भरी हुई है, फैली हुई है। तो उनकी जो खुशबू है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है या हर घर में फैल जाती है। सांस लेते हैं, ये पूरा मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मानव जैसी क्रियाओं का जब भी प्रकृति पे आरोप किया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार कहलाता है। हाँ जी, आगे, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इस दौरान बसंत ऋतु में, फागुन महीने की बसंत ऋतु में आकाश में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे पक्षी अपनी खुशी में उड़ते फिर रहे होते हैं। तो उड़ने को नभ में, आकाश में तुम पर कर देते हो। पर मतलब पंख, बहुत सारे पंख वहाँ फैले हुए होते हैं, यानी बहुत सारे पक्षी वहाँ पर उड़ रहे होते हैं और हमारा मन भी उन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने का करता है। चलिए, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कहता है कि मैं आँख हटाना चाहता हूँ सुंदरता से, लेकिन हट नहीं रही है। क्यों नहीं हट रही है? क्योंकि कवि जिधर भी अपनी आँखें कर रहे हैं, एक जगह से हटाकर अगर दूसरी जगह वो देखते हैं तो दूसरी जगह भी वही सुंदरता है। तो एक तरह से वो अपनी आँखें वहाँ से हटा नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, और इस दौरान सारे पेड़ पौधे पत्तों से भर जाते हैं और कहीं हरे, कहीं लाल और कहीं उनके ऊपर लाल हरे रंग के फूल जो है वो आई हुई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और ऐसा लग रहा है उन फूलों को, पत्तों को देखकर कि मानो प्रकृति ने अपने हृदय पे या पेड़ों ने अपने हृदय पे मंद मंद, जिसमें से गंध आ रही है, महक आ रही है,
ऐसे फूलों की माला को पहन रखा है। तो इतनी ज़्यादा सुंदरता आभा बसंत ऋतु में है। पाट पाट शोभा श्री, जगह जगह शोभा है, सुंदरता है, पट नहीं रही है और वो सुंदरता धरती में समा नहीं पा रही है। सो ये हमारी कविता है और इसके कुछ प्रश्नों पर हम विचार कर लेते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, फागुन की सुंदरता से, पहला प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका हम उत्तर देंगे कि कवि जब अपनी आंखें एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर रहे हैं तो सुंदरता हर जगह है। अगर वो आंखें हटा भी लेते हैं तो दूसरी जगह भी सुंदरता है। हर जगह फागुन महीने में सुंदरता फैली हुई है। इसीलिए आँख जैसे ही हटाते हैं वहाँ भी उनको दूसरी जगह भी सुंदरता ही दिख रही है, तो वो अपनी आँखों को चाहकर भी उस सुंदरता से हटा नहीं पा रही है। अगला सवाल है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? आप सभी बता सकते हो कि फागुन में प्रकृति में हर तरफ हरियाली होती है, पक्षी खुश होते हैं, वातावरण पूरा महक से भरा हुआ होता है, नभ पूरा पक्षियों से भरा हुआ होता है, हर जगह सुंदरता है, हर जगह अच्छा वातावरण है। सो ये हमारा इसका उत्तर है। अगला सवाल, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों? सोचकर बताइए। ये सवाल आप खुद करोगे क्योंकि इसमें आपके खुद के विचार हैं। अगर मैं बताऊंगी तो मेरे विचार आ जाएंगे। सो आप सब अपने विचार प्रस्तुत करोगे। नेक्स्ट सवाल है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों से सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसें, कलियाँ मुस्काईं, इस उदाहरण में हंसना व मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों और कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रस्तुत कविता में से मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए। तो ये हम लिख सकते हैं, जैसे सांस लेना और आगे पट नहीं रही है। ये सब एक तरह से पूरी कविता ही मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। हाँ जी, इसके अलावा एक और सवाल जो हम सभी सॉल्व करेंगे वो है, हिंदी महीनों के नाम लिखिए। यहाँ एक महीना आया है हिंदी का महीना फागुन, और ऐसे ही 11 और नाम हैं। तो वो सब हम अपने जो भी